हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस 7 फेब को आपका सीडीएस का एग्जाम है एंड लास्ट 15 डेज किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए गाइस, ये जो 15 दिन है इसी में हम आपको प्रोवाइड करेंगे स्पेशल रिवीजन क्लासेस जो आपके एग्जाम के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। आपको प्रॉपर पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एंड सभी के सभी टॉपिक्स यहाँ पर हम कवर करेंगे, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, जीएस या फिर जीके। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन है और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। तो देखिए गाइस, सबसे पहले यहाँ पर दे रखे हैं वेदास। वेदास की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी और अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो मैं मान के चल रहा हूँ आप इस टाइम रिवाइज कर रहे हैं और मैं आपको रिवाइज के साथ साथ थोड़ा सा बताकर भी चलूंगा कि टॉपिक में एक्चुअली में क्या है, मतलब क्वेश्चन में बेसिकली क्या क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए ऋग्वेदा है, ऋग्वेदा हमें जानकारी देता है मंत्रास की, सबसे ओल्डेस्ट हमारा वेद है ये। एंड जो सबसे ओल्डेस्ट हमारा मंत्र है गायत्री मंत्र, वो भी हमने यहीं से लिए है। उसके बाद है यजुर्वेद, नहीं उसके बाद सामवेद आता है सीक्वेंस में, सेकंड नंबर पे आता है सामवेद। इससे हमें जानकारी मिलती है म्यूजिक की। देन आता है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद में हमें जितने भी रिचुअल्स परफॉर्म होते हैं उसकी जानकारी मिलती है। एंड लास्ट जो हमारा और लेटेस्ट वेद है अथर्ववेद, इससे हमें जानकारी मिलती है वाइट स्पेल्स एंड मैजिक, जादू एंड बेसिकली जो वाइट स्पेल्स होते हैं मतलब टोटके। यहाँ पर काले जादू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो रिलेट करते हैं, मतलब मिलाते हैं लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड के साथ। तो ऋग्वेदा का जो सही मैच है वो है आयुर्वेदा के साथ, यहाँ पर मैं सीक्वेंस लिख रहा हूँ। यजुर्वेदा का जो बिल्कुल सही मैच है वो है धनुर्वेद के साथ। एंड सामवेद का बिल्कुल सही मैच है गंधर्व वेद के साथ। एंड उसके बाद आपका जो लास्ट वन है अथर्ववेद, इसका सही मैच है शिल्प वेद के साथ। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइटल देवरम प्रिया वाज यूज्ड बाय। ये जो टाइटल है इसको कौन से राजा यूज करते थे? अशोका, दशरथ, संप्रति, बृहद्रथ। देखिए ये जो रूलर्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगे मौर्य डायनेस्टी से, और मौर्य डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी और इसी के बाद से हमारी जो इतिहास है उसको हम एक क्रोनोलॉजी में अच्छे से लगा पाए हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ मौर्य डायनेस्टी के बारे में। मौर्य डायनेस्टी के जो फर्स्ट रूलर थे या फिर हम कहें कि फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किसकी हेल्प से राजा बने थे? तो आपको पता होना चाहिए कौटिल्य की हेल्प से। कौटिल्य के 3 नाम है, एक है विष्णुगुप्त, एक कौटिल्य एंड थर्ड वन इज चाणक्य। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी अर्थशास्त्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है अर्थशास्त्र, ये भी पूछी जाती है। तो अर्थशास्त्र ये जो बुक है ये आपको इकोनॉमिक्स की जानकारी देती है, यहाँ पर कंप्लीट लिख लेना अर्थशास्त्र। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कौटिल्य थे ये कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते होते थे या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी के हेड थे? तो चलो मैं बता देता हूँ, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। अब मेरा आपसे आज का पहला सवाल है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में आपको जगह बतानी है कहाँ पर है। तो चलिए थोड़ी सी आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। जो मौर्य वंश था उसके सेकंड रूलर थे बिंदुसार। बिंदुसार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं। इन्होंने भी जो साम्राज्य है काफ़ी अच्छे से विस्तार किया और एक बुक में लिखा भी गया, तमिल की टेक्स्ट बुक थी तारनाथ एंड संगम। उसमें बताया गया कि 16 स्टेट्स अप टू मैसूर तक बिंदुसार ने रूल किया। देन आए अशोका। देखिए अशोका के टाइम पे जो मौर्य काल था वो जेनिथ पे था, मतलब टॉप पर था। इन्होंने सिर्फ 2 एरिया को छोड़कर सभी के सभी एरियाज जीत लिए थे, एक था छोलास एंड पांड्यास जो बिल्कुल साउथ में पड़ते थे। बाकी सभी के सभी अशोका ने जीत लिए थे। अशोका जो था वो ऑर्थोडॉक्स टाइप पर्सनैलिटी का पर्सन था, मतलब साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं और बस कुछ नहीं, सिर्फ साम्राज्य का विस्तार और किस तरह से मैं मतलब अपने आप को स्थापित कर सकूं ऑल ओवर द इंडिया। अब यहाँ पर एक वार होता है 261 बीसी में, जिसको आप कलिंग वार के नाम से जानते हैं। कलिंग वार के बाद जो अशोका है उसकी पूरी की पूरी फिलोसफी चेंज हो जाती है। मतलब जब कलिंग वार ये जीत जाता है तो देखता है कि इसके बिल्कुल ठीक आसपास ब्लड शेड, मतलब खून की नदियां बह रही हैं। एक नदी भी थी यहाँ पर कलिंग के आसपास, दया रिवर। ये बिल्कुल पानी की जगह यहाँ पर खून बह रहा था। तो इसी वजह से अशोका का हृदय परिवर्तन हुआ और अशोका ने फिजिकल एक्यूपेशन को छोड़कर कल्चर एक्यूपेशन को चुना। मतलब आप कह सकते हो भीड़ घोष को छोड़कर धमा घोष को चुना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर अशोका ने एक धर्म को भी अपनाया और किसके कहने पे धर्म अपनाया था? उपागुप्त। कौन सा धर्म अपनाया था?
बुद्धिज्म। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देवनप्रिया जो टाइटल था वो कौन कौन से राजा ने लिया हुआ था? एक थे अशोका और एक थे दशरथ। देखिए अशोका दो टाइटल यूज करते थे, एक प्रियदर्शी भी यूज करते थे। प्रियदर्शी, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। बेसिकली देवनम प्रिया का मतलब क्या होता है? देवनम प्रिया का मतलब होता है कि गॉड के हम कितने लवेबल हैं, मतलब कितने प्यारे हैं। और प्रियदर्शी का जो मतलब होता है कि हर तरफ खुशियां फैलाने वाला, खुशियां देने वाला, तो इसको कहा जाता है बेसिकली प्रियदर्शी। और जो दशरथ थे वो भी टाइटल यूज करते थे देवनम प्रिया। जो दशरथ थे वो अशोका के ग्रैंडसन थे और इनके बाद इन्होंने ही इसका साम्राज्य संभाला। वैसे अशोका के बाद जो मौर्य अंपायर है वो टू पार्ट्स में स्प्लिट हो गया था, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। जो ईस्टर्न पार्ट है वो दशरथ के पास चला गया, ये ग्रैंडसन थे। और जो वेस्टर्न पार्ट था वो कुनाला के पास चला गया था। कुनाला लंबे समय तक नहीं संभाल पाए। यही वाला जो एरिया था वो लंबे समय तक चला, 185 बीसी तक। और लास्ट रूलर थे मौर्य डायनेस्टी के बृहद्रथ, जिनको इन्हीं के ही सेनापति ने मार दिया था, जिनका नाम था पुष्यमित्री शुंगा। और शुंगा डायनेस्टी की शुरुआत करी थी उन्होंने। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है यहाँ पर। देवनम प्रिया जो टाइटल है, जो दशरथ भी यूज करते थे, ये इसका हमें जानकारी मतलब बेसिकली कहाँ से मिलती है? तो आपने याद रखना है नागार्जुना जो हिल है इसकी इंस्क्रिप्शन से जानकारी मिलती है। नागार्जुना हिल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लिया जाता है, ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इनिशियली द मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट ऑफ इंडिया इन 6th सेंचुरी? आप सब जानते हैं जो वैदिक एज था, मतलब आर्यंस की एज हम कंसिडर करें 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। उसके बाद जो 600 बीसी है या फिर 6th सेंचुरी का जो बेसिकली हम देखें तो उस टाइम हमारा जो प्यारा भारत है वो 16 महाजनपद में डिवाइड हो चुका था। 16 महाजनपद मतलब आप कह सकते हो 16 स्टेट्स में डिवाइड हो गया था और सिटी को कहा जाता था जनपद। ठीक है जी। और ये 16 में से 4 स्टेट हैं, कंबोज स्टेट, मगध स्टेट, काशी स्टेट और गंधार स्टेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल जो स्टेट था वो था आपका मगध। मगध बहुत ही पावरफुल था और बिल्कुल सेंटर में स्थित था। इसी वजह से जो यहाँ पर राज करता था उसका पूरा का पूरा नॉर्थ में इन्फ्लुएंस रहता था। और समटाइम्स राजा अगर अपने आप को एक्सपेंड करता है तो उसका साउथ में भी पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस हो जाता था। जैसे हमने अभी अब कवर करा, अशोका जो था वो इंपॉर्टेंट रूलर था। ऐसी बिंदुसार ने 16 स्टेट्स अप टू मैसूर तक रूल किया। तो कंबोज जो है इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। राजपुर, राजपुर इसकी कैपिटल हुआ करती थी। और मगध की कैपिटल आपको बेसिकली याद रखनी है पाटलिपुत्र। एंड समटाइम्स कई रूलर्स के टाइम में राजगिरा भी इसकी कैपिटल हुई है। एंड उसके बाद काशी है, काशी की वाराणसी, वाराणसी आपको पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी सीट भी है। उसके बाद गंधार है, गंधार की जो कैपिटल हुआ करती थी वो है तक्षशिला। बहुत सारे स्टेट से, जैसे 16 स्टेट मैंने आपको बताया है। असाका था, असाका साउथ का स्टेट था। असाका की जो कैपिटल थी वो थी प्रतिष्ठना। और एक वाजी स्टेट था, वाजी की वैशाली थी। आपने समटाइम्स देखा भी होगा जो जितने भी मौर्य टाइम में रूलर रहे हैं, अब सॉरी मगध टाइम में रूलर रहे हैं, उनमें समटाइम्स वो वैशाली को भी कैपिटल बना देते थे। चलो मैं आपको एक बार क्रोनोलॉजी में बता देता हूँ मगध में 6th सेंचुरी से किस किसने रूल किया। सबसे पहले जो रूल किया था मगध में वो थे हरंका डायनेस्टी। हरंका के बाद जो आए शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी के बाद जिन्होंने रूल करा वो थे बेसिकली नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी के बाद मौर्यास डायनेस्टी। मौर्यस डायनेस्टी को खत्म करा था शुंग डायनेस्टी, मैंने अभी आपको बताया है। शुंग डायनेस्टी के बाद थोड़े ही समय के लिए आया कान्वा डायनेस्टी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको करना होगा। और उसके बाद सतवाहन डायनेस्टी। ये बच्चे बहुत ज़्यादा स्किप कर देते हैं, बच्चे सोचते हैं यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसको आंध्रा डायनेस्टी भी कहा जाता है। एंड इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है गुप्त डायनेस्टी। कई स्टूडेंट्स डायरेक्टली शिफ्ट हो जाते हैं सीधा मौर्य से गुप्ता डायनेस्टी पर, लेकिन बीच की जितनी और स्टार्टिंग की जितनी भी डायनेस्टीज हैं वो भी आपको करनी होंगी, वहाँ से भी क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द लाइफ ऑफ अ मैन इन आर्यन सोसाइटी? जो आर्यंस से बेसिकली वैदिक एज में जो आर्यंस कल्चर यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था या फिर वैदिक कल्चर स्टैब्लिश हुआ था, वो अपनी लाइफ को किस तरह से जीते थे? तो सबसे पहले 0 से जो 25 साल का एज था
मतलब 25 साल की एज थी, उसमें ये एज अ स्टूडेंट लाइफ जीते थे। मतलब आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो जो ब्रह्मचारी का पालन करते थे। उसके बाद 25 से लेकर 50 साल की एज गृहस्थ जीवन, मतलब यहाँ पर शादी एंड फैमिली बेसिकली या फैमिली लाइफ को जीना, ऐसे आप कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद वनप्रस्थ जीवन, 50 से लेकर 75 की एज में वनप्रस्थ जीवन। वनप्रस्थ जीवन ध्यान रखना, रिटायर्ड लाइफ, मतलब घर में रहना है आपको, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस वही लेते हैं और घर का बेसिकली एक संचालन के रूप में वो काम करते हैं। तो रिटायर्ड लाइफ यहाँ पर जीनी है 50 से लेकर 75 की एज में। और आफ्टर 75 आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मतलब भगवान की प्राप्ति के लिए घर से निकल जाएं। मतलब यहाँ के जो लोग थे, आर्यंस थे, वो घर से निकल जाते थे और भगवान की प्राप्ति करते थे जंगलों में जाके। और इसको बेसिकली कहा जाता है कि भगवान की भक्ति में लीन होना, ये लाइफ। तो आपको बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ब्रह्मचार्य, देन गृहस्थ जीवन, फिर वनप्रस्थ जीवन, फिर संन्यास ले लेना, मतलब लास्ट में जाके संन्यास ले लेते थे। और इसको कहा जाता है आश्रम सिस्टम। ध्यान रखना, आश्रम सिस्टम, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं समटाइम्स। आश्रम और जो हमारा वर्ण सिस्टम था उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वर्ण सिस्टम आप कंसिडर कर सकते हो कास्ट सिस्टम, जैसे ब्राह्मण्स, क्षत्रिया, वैश्यास एंड शूद्र्स, तो ये अलग है और आश्रम सिस्टम आपका अलग है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उपनिषद। जो उपनिषद से वो बेसिकली क्या थे, ग्रेट एपिक्स, स्टोरी बुक्स, सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी एंड लॉ बुक्स। नहीं, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। हिंदू फिलोसफी का जो सोर्स है वो है उपनिषद। और देखिए वैसे तो उपनिषद बहुत सारे हैं, लेकिन हम मानते हैं कि 108 उपनिषद हैं। और इसमें से जो प्रमुख उपनिषद हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने उपनिषद मुख्य हैं, वैसे प्रमुख नहीं आएगा, वर्ड मुख्य आएगा। तो मुख्य उपनिषद हैं आपके 11, ये हर हिंदू को पढ़ने चाहिए और ये बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं हिंदू कल्चर को। एंड उसके बाद देखिए जो उपनिषद हैं इनको एक तरह से एक वर्ड और याद रखना, वेदांता भी कहा जाता है। एंड ग्रेट एपिक्स हैं महाभारत, रामायण, ये ग्रेट एपिक्स हैं। और यहाँ पर लॉ बुक है, इसको मैं बता देता हूँ, ये एक उपनिषद ही है, मनुस्मृति उपनिषद। आपने डेफिनेटली सुना होगा इसका नाम, मनुस्मृति उपनिषद। और इसी वजह से बी आर अम्बेडकर जी को, जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा, बी आर अम्बेडकर जी को कंसिडर करा जाता है मॉडर्न मनु। ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव द एविडेंस ऑफ द बोन्स ऑफ द हॉर्स बीन फाउंड। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, सुरकोटड़ा, मोहनजोदारो, लोथल एंड हड़प्पा। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो साइट थी वो बिल्कुल एक ऐसे हम कंसिडर कर सकते हैं बाय चांस हमें ये साइट मिली, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ 1921 की बात है। लाहौर से कराची एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे थे वो पास ही के गांव में से ब्रिक्स लेकर आ रहे थे। और ये जो ब्रिक्स थी बहुत यूनिक साइज़ की थी। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर देखने आए कि काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो उन्होंने देखा कि जो मजदूर हैं वो ब्रिक्स बहुत ही एक यूनिक साइज़ की यहाँ पर लगा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये ब्रिक्स कहाँ से ला रहे हो, तो उन्होंने कहा कि पास ही के गाँव से हम ये ब्रिक्स लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे स्टार्ट हुई खोज हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो सबसे पहली साइट थी हड़प्पा। ओके, और हड़प्पा साइट, अब मैंने यहाँ पर लाहौर से कराची बोला तो आपको पता लग गया होगा पाकिस्तान में। आपको बताना है पाकिस्तान में हड़प्पा साइट कहाँ पर है। मैं ये बता देता हूँ, रावी नदी के किनारे है ये, और इसको फाउंड किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। वैसे 3 नाम आपको याद रखने हैं, दयाराम साहनी, एंड एक नाम आपको यहाँ पे याद रखना है RD बैनर्जी, एंड जो उस टाइम आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड थे जिनका नाम है जॉन मार्शल। इन तीनों के द्वारा बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई थी। और RD बैनर्जी जो हैं उन्होंने मोहनजोदारो को बेसिकली डिस्कवर्ड किया था, हड़प्पा को डिस्कवर्ड किया था दयाराम साहनी ने, और ओवरऑल आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड थे जॉन मार्शल। चलिए मैं आपको सुरकोटड़ा जो साइट थी उसका भी बता देता हूँ, इसको डिस्कवर्ड किया था GP जोशी ने। और जो आपकी लोथल साइट है इसको डिस्कवर्ड किया था SR राव ने। चलिए थोड़े से फैक्ट बता देता हूँ, जो बोन्स हैं हॉर्स के वो मिले हैं सुरकोटड़ा से। सुरकोटड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। एंड चलिए आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर और बताना है कि सुरकोटड़ा कहाँ पर है। सभी साइट्स को आपको बताना है कि सभी साइट्स कहाँ पर है। लोथल साइट में आपको बता देता हूँ, ये आपको पता ही होगी, गुजरात में है, पोर्ट सिटी है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली, विच वाज द ओनली इंडस प्लेस विद द आर्टिफिशियल डॉकयार्ड ऑफ द ब्रिक्स। ये कहाँ पर है, तो लोथल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और लोथल एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट से, वैसे आपको मैं बता दूं पहले, इंडिया और पाकिस्तान
दोनों जगह से लगभग 1500 साइट फाउंड हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। चलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहा था कि कौन सी साइट से राइस हमें, मतलब राइस की खेती हमें देखने को मिली है। तो एक है लोथल और एक नाम आपने और याद रखना है रंगपुर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। और साथ साथ आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जो मोहनजोदारो है, मोहनजोदारो से क्वेश्चन आता है कि ग्रेट ग्रैंडरी ग्रेट बात कहाँ पर है, तो आपने याद रखना है मोहनजोदारो, या फिर इसका एक लोकल नेम कंसिडर करा जाता है द माउंट ऑफ द डेड। और उसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन से जो हड़प्पा साइट थी उससे क्वेश्चन आ जाता है इंडस जहाँ, मतलब कौन सी साइट से मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट मिले हैं, मतलब जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो कहाँ से मिले हैं आपको, हड़प्पा से, हड़प्पा साइट से। और इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली साइट थी जो फाउंड हुई थी। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी साइट है जहाँ से सबसे पहले सिल्वर के एविडेंस मिले हैं, तो वो है हड़प्पा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिस पर आपको अपनी कमांड अच्छी करनी है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चाइनीज ट्रेवलर वेंग त्सांग वो विजिटेड इंडिया रिकॉर्डेड द जनरल कंडीशन कल्चर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, मतलब इंडिया का बेसिकली कंडीशन क्या थी, कल्चर क्या था। तो इन्होंने बेसिकली देखा था जो चाइनीज ट्रेवलर थे वेंग त्सांग। और कौन कौन सी यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है, तो पहली स्टेटमेंट है द रोड्स एंड रिवर रूट्स वेर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी, ये बिल्कुल गलत है। सेकंड वन इज एज रिगार्ड्स पनिशमेंट फॉर ऑफेंस और ऑर्डर्स बाय फायर वाटर एंड पॉइजन वेयर द इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द इनोसेंस और गिल्ट ऑफ अ पर्सन, ये सही है। थर्ड भी देख लेते हैं एक बार, द ट्रेड्समैन हैड टू पे ड्यूटीज एट फेरीज एंड बैरियर स्टेशन, ये भी आपकी सही होगी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, सेकंड एंड थर्ड दोनों ही आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो ये चाइनीज ट्रेवलर थे ये बेसिकली बुद्धिस्ट मॉन्क थे, इसके ये आपको पता होना चाहिए। और इनकी एक बुक है जो डायरेक्टली पूछ ली जाती है, सी यू की। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये कौन से राजा के टेन्योर में सबसे ज्यादा रुके थे, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कहाँ के रूलर थे आपको पता होना चाहिए। थानेसर जो जगह है हरियाणा में, जिसको आज की डेट में कुरुक्षेत्र कहा जाता है, जहाँ पर महाभारत हुई थी, उसको बेसिकली कंसिडर करा जाता है थानेसर। बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे हर्षवर्धन, मात्र 16 साल की उम्र में राजा बने। फिर कभी डिस्कस करेंगे कंप्लीट आपके साथ हिस्ट्री। और मेरी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हैं तो आप लोग देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कोर्ट यार्ड ऑफ द क्वैत उल इस्लाम मॉस्क्यू ऑफ दिल्ली स्टैंड्स द फेमस आयरन पिलर इन द मेमोरी ऑफ, तो किसकी मेमोरी में बेसिकली ये जो फेमस आयरन पिलर यहाँ पर अभी भी है, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त सेकंड। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य डायनेस्टी से थे, ये जो दोनों रूलर हैं गुप्त डायनेस्टी के थे। और जो चंद्रगुप्त वन है इनको रियल फाउंडर कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए वर्ड है रियल फाउंडर, तो फाउंडर भी आपको पता होना चाहिए। गुप्त डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने ज़्यादा अपने आप को स्प्रेड नहीं किया, मतलब अपने साम्राज्य को ज़्यादा विस्तार नहीं किया। और इसके बाद इन्हीं के बेटे रूलर बने घटोत्कच। घटोत्कच ने भी कुछ एज सच अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करा, लेकिन साम्राज्य का विस्तार किया था मैट्रिमोनियल अलायंसेस करके चंद्रगुप्त वन ने। और इसी वजह से इनको कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। एंड चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनके बेटे बने थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जैसे नाम है वैसे ही इन्होंने समुद्रगुप्त ने काम किए, अपने साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार किया। और इसको समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन कहा जाता है। चलिए मेरा आज का पहला मतलब तीसरा चौथा क्वेश्चन होगा आई थिंक, समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन किसने कहा था, ये आपको बताना है कि इंडियन नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था। उसके बाद इसका जो सही आंसर है क्वैत उल इस्लाम मॉस्क्यू में किसका पिलर है अभी भी, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं और इनके टाइम में गोल्ड का व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और इन्होंने एक सेकंड कैपिटल भी बनाई थी उज्जैन, स्पेशल ट्रेड के लिए, जहाँ से गोल्ड का व्यापार सबसे ज़्यादा होता था। और इनके टाइम में 9 जेम्स भी थे। वैसे 9 जेम्स आपको पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 9 जेम्स से। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से 9 जेम्स थे, जैसे कि धम्मवत्री है, अमर सिम्हा है, कालिदास है, समटाइम्स कालिदास की बुक्स पूछ ली जाती हैं। एंड हरिसेन है, वरसिमरन है, एंड वारूची। बहुत मतलब 9 जेम्स थे, तो मैंने आपको 5-6 बता दिए, बाकी आप सर्च कर लेना। तो चलिए चंद्रगुप्त सेकंड जो थे इनको विक्रमादित्य का टाइटल भी दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसके बाद कुमारगुप्त ने बेसिकली स्टार्ट करी थी, सॉरी ये बार बार जो बेसिकली
एक मैसेज आ रहा है विंडो का, प्लीज़ उसके लिए सॉरी। तो चलिए, चंद्रगुप्त सेकंड जो थे काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर थे। इनके बाद रूलर हुए कुमारगुप्त। कुमारगुप्त भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर थे। उन्होंने जो नालंदा जो यूनिवर्सिटी है पटना में, उसकी शुरुआत करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द क्रेडिट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट पैलेलिथिक इन इंडिया विच ओपन द फील्ड ऑफ प्री हिस्ट्री स्टडी इन द कंट्री गोज टू। प्री हिस्ट्री जो स्टडी थी उसकी बेसिकली शुरुआत किसने करी थी या उसको डिस्कवर किसने किया था? तो इनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है और अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन, वो अमंग द फॉलोइंग परफॉर्म्ड अश्वमेघ सेक्रीफाइसेस। अश्वमेघ सेक्रीफाइसेस आपने अगर रामायणा देखी होगी तो आपने वहां पर भी देखा था कि अश्वमेघ यज्ञ परफॉर्म करा गया था राम भगवान जी के द्वारा। तो ऐसे कौन कौन से रूलर हैं जिनके टेन्योर में अश्वमेघ सेक्रीफाइस परफॉर्म किया गया था? पुष्यमित्र शुंगा, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, पुलकेशिन सेकंड। तो इसमें से एक रूलर हैं जिन्होंने अश्वमेघ परफॉर्म नहीं करा, जिनका नाम है चंद्रगुप्त सेकंड। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 4, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। अश्वमेघ यज्ञ आप सब जानते हैं कि एक ऐसा यज्ञ होता है या फिर ऐसी सेक्रीफाइस होता है कि राजा एक घोड़े को बेसिकली छोड़ देते हैं और वो घोड़ा जहाँ पर भी जाता है वो राजा का जो राजा के मतलब साम्राज्य में वो एरिया मिल जाता है। और या फिर अगर वो जो राजा है जो जिसके एरिया में ये हॉर्स चला जाता है, अगर वो नहीं मानता तो उसको एक बैटल लड़नी पड़ती है उस राजा के साथ। मतलब यहाँ कहा जाता है कि जो अश्वमेघ सेक्रीफाइस है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेक्रीफाइस थी जो राजा यूज़ करते थे उस टाइम। तो चलिए, ये आपके आज के 10 क्वेश्चन थे। होपफुली आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। बाकी जितने क्वेश्चन मैंने आपको पूछे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।